हेलो माय बुकीज, की हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट कोर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज इस वन शॉट सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही टेक्निकल सा चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब इस चैप्टर से भी बच्चे डरते हैं, बिकॉज बच्चों को ये लगता है दिस इज समवॉट प्रैक्टिकल चैप्टर और हमारे बस की ये बात नहीं है, हम तो चैप्टर को स्किप करके जाएंगे। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, बिकॉज ये चैप्टर आपका लगभग 7 से 9 नंबर का वेटेज रखता है। और बच्चों को ये लगता है कि यार 7 से 9 नंबर का वेटेज रखता है, टेक्निकल है तो चलो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिस हिसाब से मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था और आपको वो बहुत अच्छा लगा था, इजी लगने लगा था, तो सिमिलरली ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन आवर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो यार आपको मार्केट का मतलब तो बहुत अच्छे से पता ही होगा और फाइनेंशियल का मतलब भी बहुत अच्छे से पता ही होगा, है ना। मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू मनी, है ना, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इन दोनों शब्दों से मिला के ही आपका फाइनेंशियल मार्केट नाम बनता है। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सामान की, जहां पर बॉटल, पेंसिल, बिस्किट की सेलिंग बाइंग नहीं की जाती, यहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। तो होता ये भी मार्केट ही है, लेकिन वो जो आम मार्केट होता है, वो जो आपका नॉर्मल मार्केट होता है जो चौराहे पे लगता है, उस मार्केट से समवॉट ये डिफरेंट होता है, बिकॉज यहां पर कंप्लीटली सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो यार इसका मीनिंग समझाने से पहले ना फाइनेंशियल मार्केट का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूं, मतलब इसका एक्चुअली में नेचर क्या है, हाउ डज इट परफॉर्म। तो मैं आपको ये बताती हूं, फिर आपको इजीली बहुत आराम से ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका नेचर समझाती हूं कि एक्चुअली में ये परफॉर्म कैसे होता है। तो बच्चों देखो क्या होता है ना, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, हमारे देश का बहुत ही मेजर पार्ट है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। बिकॉज हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को फाइनेंशियल मार्केट बहुत काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेक्टर्स। अब इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है ना बच्चों, बेसिकली 2 सेक्टर्स कवर किए जाते हैं। बेसिकली मतलब 2 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। वो 2 प्रकार की कैटेगरीज क्या होती है मैम? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स। जो हाउस होल्ड्स होते हैं ना बच्चों, वो सीवर्स के नाम से खिलाए जाते हैं, और जो बिजनेस फर्म्स होती है ना, वो इन्वेस्टर्स के नाम से खिलाए जाते हैं। मतलब मैम समझ नहीं आ रहा कुछ? ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे समझो। सपोज मैं कमा रही हूँ, ठीक है, हर महीने मेरी सैलरी आती है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी सैलरी है मात्र 20,000 रुपये। कितनी सैलरी है? मेरी सैलरी है मात्र 20,000 रुपये। वैसे 20,000 रुपये नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मत आप सबको बता दो कि प्रबलीन आपकी सैलरी तो 20,000 है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो 20,000 रुपये में से मैं क्या करती हूँ, 10,000 रुपये की पूरा मतलब 10,000 रुपये खर्च कर देती हूँ। मस्त शॉपिंग करती हूँ, जो मन में आता है खाती हूँ, ठीक है। 10,000 रुपये पूरे में उड़ा देती हूँ, और बाकी के 10,000 में क्या करती हूँ, सेव करती हूँ, और बाकी के मैं 10,000 क्या कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। टोटल मेरे पास आते हैं 20,000 रुपये, 10,000 में खर्च कर देती हूँ और उसमें से 10,000 रुपये मैं बचा लेती हूँ, ठीक है। तो बचा के मैं क्या करती हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ। तो ये मेरा पैसा क्या होता जाता है, धीरे धीरे सेव होता जाता है। हर महीने 10-10 हज़ार मेरे बैंक में सेव होता जाता है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसको पास अपने पास तो रखेगा नहीं, ऐसे ही मेरे अकाउंट में वो पैसा सोएगा नहीं। अब बैंक वाले भी यार चालाक होते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं ना, बैंक वाले ये जो हमारा पैसा है ना, इस पैसे को ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस तक पहुंचाते हैं जिनको एक्चुअली में पैसे की जरूरत है। अब हर महीने में 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करती हूँ, और मान चलो कोई ऐसा सेलर आया, ठीक है, जिसको क्या करना है, एक और कोई ब्रांड ओपन करना है, कोई एक और दुकान खोलनी है। अब उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो गया बैंक के पास। वो कहाँ गया, वो गया बैंक के पास कि मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को अपनी एक और दुकान डालनी है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स मैं अपनी दुकान नहीं डाल पा रहा हूँ। तो बैंक अब क्या करेगा, बैंक इन्हीं सेविंग से उन लोगों को पहुंचा देगा, उन लोगों को वो पैसा दे देगा, ठीक है, जिनको एक्चुअली में जरूरत है। अब बैंक फ्री में ये नहीं करता है, बैंक
बैंक क्या करेगा, जिसको लोन दिया है उससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो बैंक की कमाई हो जाती है, आई गेस ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो क्या है, जो हम लोग हैं ना, जो हम आम नागरिक है ना, जो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाते हैं या कुछ एफडी करवाते हैं या कभी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हम लोग कहलाते हैं सेवर्स, बिकॉज वी एक्चुअली आर सेविंग मनी, बिकॉज हम एक्चुअली में पैसा बचा रहे हैं। और बैंक क्या करता है, बैंक उन लोगों को पैसा पहुंचा देता है जिन लोगों को एक्चुअली में पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे में उन लोगों तक पैसा पहुंच रहा है, उन लोगों तक पैसा पहुंच रहा है जिनको एक्चुअली में पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट का जो लूप है ना, ये यही करता है कि पैसा उन लोगों से लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा है, जिनके पास सरप्लस है, और उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। तो जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी उन लोगों तक पहुंचाता है जिन लोगों को एक्चुअली में नीड है उसकी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये अभी मैंने आपको ये एग्जांपल्स के जरिए समझाया ना, कि उन लोगों को पैसा देता है जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, और उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास सरप्लस कैश है, ठीक है। तो ये यही जो प्रोसेस होती है ना, वो होती है एलोकेटिव फंक्शन की, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। अब और अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेनेशन की मदद से, जो बुक की एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो क्या बोला गया है, हाउस होल्ड्स दे सेव फंड्स एंड आर नोन एज सेवर्स। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो पैसा बचाते हैं और वो सेवर्स के नाम से कहलाते हैं, ठीक है। जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करती हैं और वो इन्वेस्टर्स के नाम से कहलाई जाती हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक की तरह या एक इंटरमीडियरी की तरह क्या करता है, एक्ट करता है इन दोनों सेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो वो क्या करता है, इट अनेबल्स द सेवर्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स एंड अनेबल्स इन्वेस्टर्स टू बोरो फंड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो सेवर्स को उनका पैसा इन्वेस्ट करवाता है बिकॉज उनके पास सरप्लस पैसा है, ठीक है, और उन लोगों को पैसा दिलवाता है जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपको ये तो समझ आ गया, अब इसके परिणाम क्या होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के क्या दो कॉन्सिक्वेंसेस या दो आउटकम्स होते हैं। तो देखो क्या होता है बच्चों, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उन लोगों से पैसा लेता है और उन लोगों को देता है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यही आपका एलोकेटिव फंक्शन कहलाता है। अब इसके बेसिकली ना दो परिणाम या दो आउटकम्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है बैंक्स, ठीक है। एक इंसान क्या करता है, इंसान कमाता है, ठीक है, कमा के उसके पास पैसा बचता है तो वो बैंक्स में जाके डिपॉजिट कर देता है। क्या करता है, बैंक्स में जाके डिपॉजिट कर देता है और बैंक उन लोगों को वो पैसा देता है जिनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका मैम जी क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि आपने सुना होगा कोई शेयर खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है ना, कोई डिबेंचर्स खरीद रहा है। ये सब क्या है ना, ये सब भी इन्वेस्टमेंट ही है, ये सब भी इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मेरे पास बस 1 लाख रुपए जुड़ गए थे। अब मैंने सोचा कि घर में रखने से अच्छा है कि इसको मैं बैंक में ही डिपॉजिट कर देती हूँ। घर में पड़े पड़े पता चला चोरी वोरी हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ। अब 1 लाख मैंने डिपॉजिट कर दिए, मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा और बैंक क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए ऐसे व्यक्ति को दे देगा, ऐसे बिजनेस को दे देगा जिसको कुछ एक्सपेंशन वगैरह करना है, जिसको कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये तो केस हो गया। या दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, अब मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे तो रिलायंस इससे क्या करेगा, रिलायंस अपना कुछ एक्सपेंशन कर लेगा, कुछ न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। ये जो लोग शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं उस कंपनी के, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है रिलायंस को, तो इस पैसे को रिलायंस अपने बैंक में नहीं रखेगा, इस पैसे से कुछ न्यू एक्सपैंड करेगा, कुछ डाइवर्सिफाई करेगा, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे वो वर्क ऑन करेगा। तो बेसिकली उसके दो आउटकम होते हैं, पहला बैंक एंड दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको एग्जांपल के मदद से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोला गया है, बैंक्स में हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद बैंक्स। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपना सरप्लस फंड्स बैंक के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि बैंक क्या करता है,
ऐसे बिजनेस फर्म्स को दे देता है जिनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। और दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट। या तो लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जिससे बिजनेस फर्म्स को भी मदद मिल जाए। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड्स में कर रहा है, कोई इक्विटी में, कोई डिवेंचर में, कोई बॉन्ड्स में, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे कंपनीज को अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए फंड्स मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि अब आपको फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम एक्चुअली में इसकी मीनिंग समझते हैं, मतलब जो उसकी एक्चुअली में ये जो डेफिनेशन है, जो बुक द्वारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है, अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कंप्लीट नेटवर्क होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो सारी संस्थाओं का, ठीक है, वो सारी इंस्टीट्यूशंस का, जो शॉर्ट टर्म फंड्स या जो मीडियम टर्म फंड्स या जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो एक फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट होता है जिससे आप फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले भी बोला था कि नॉर्मल मार्केट में ना हम पेंसिल, बॉटल, रबड़ ये सब खरीदते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ना हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं। तो बस वही बात बोली गई है बच्चों। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट ना एक मैच मेकर की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है यार, मैच की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, अरे यार इंग्लिश बहुत खराब हो रही है आजकल मेरी। ठीक है, मैच मेकर बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब हम ये पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन या इसका वर्क क्या होता है, हम वो जानेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है 4 सबसे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें से सबसे पहला यही होता है, सबसे बेसिक यही होता है कि वो सेविंग्स को मोबिलाइज करवाता है। ठीक है, और उनको सबसे प्रोडक्टिव यूजेस में, बोले तो सबसे यूजफुल रिसोर्सेस में इन्वेस्ट करवाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास भैया कोई पैसे पड़े हुए हैं, 2-3 लाख रुपए ऐसे मेरे घर में पड़े हुए हैं, तो उसको जाके मैं बैंक में डाल दूंगी, एफडी करवा लूंगी, या उसके मैं शेयर्स खरीद लूंगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगी, तो वो पैसा मेरा पड़ा बेकार नहीं हो रहा। ठीक है, उस पैसे पे दिमाग नहीं लग रही अब मेरे। ठीक है, वो पैसा कहीं मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में, मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेस में, यूसेस में वो क्या करता है, पैसे को इन्वेस्ट करवाता है, ताकि सामने वाले को भी रिटर्न मिले, सेवर्स को भी उस पैसे पे रिटर्न मिले, पैसा पे पैसा बने। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को मूव करवाता है सबसे प्रोडक्टिव यूजेस में। ठीक है, तो क्या बोला गया है, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो एक मैच मेकर की तरह, एक लिंक की तरह, एक इंटरमीडिएरी की तरह सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स को ट्रांसफर करते हैं सबसे अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, मतलब जैसे कि यार आपने सुना होगा कि जो पापा एज के जो लोग होते हैं या जो दादाजी के एज के लोग होते हैं, ठीक है, उनको पैसा पे पैसा बनाना आता तो था, लेकिन वो ना ये मार्केट से, शेयर मार्केट वगैरह से बहुत डरा करती थी। तो वो क्या करते थे, वो या तो गोल्ड खरीद लेते थे या तो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके एफडी करवा लेते थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही है, ये भी अप्रोप्रिएट, मतलब बहुत प्रोडक्टिव सोर्स में उनका पैसा जा रहा है। तो कोई शेयर खरीद रहा है, कोई डिवेंचर खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई एफडी करवा रहा है। ये सारा जो तरीका है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट ही करता है, एक लिंक की तरह एक्ट करता है। इज इट क्लियर गाइस? आई होप फर्स्ट फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। मैम यार इस पॉइंट से डर लग रहा है, डोंट वरी, अच्छे से समझाती हूँ, एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बहुत इजी लगेगा। मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी करवाता है। ठीक है, प्राइस को डिस्कवर करवाता है। अब किसी भी शेयर की प्राइस, ठीक है, किसी भी शेयर की प्राइस आप या मैं नहीं सेट करते। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट नहीं सेट करते, डोनाल्ड ट्रंप सेट नहीं करता, शी जिनपिंग सेट नहीं करता। ठीक है, आप या मैं कोई व्यक्ति सेट नहीं करता। ये सेट कैसे होते हैं? ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइसेस है कैसे सेट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आई होप आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, फिर से एक बार मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। तो देखो क्या होता है ना, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल
जोमेटो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो लोगों को भी ये लग रहा है कि जोमेटो इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, आगे भी यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी ये जो बात है, ठीक है, ये जो लोगों का परसेप्शन है, इसका इफेक्ट उसके प्राइजेस पर भी पड़ेगा। जोमेटो कंपनी के जो प्राइजेस हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी भाई, जब डिमांड उसकी बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी हाई होगा, बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ रही है ना। आपने देखा होगा सोने के जो भाव है, दिवाली के पहले सोना आसमान को छू रहा था, आज भी आसमान को ही छू रहा है, ठीक है, अभी भी आसमान को ही छू रहा है, बहुत ही स्काई रॉकेट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस। इसको कौन सेट करता है, आप हमें तो सेट करते नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। ये सब, ये जो गोल्ड हो गया, ये इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, इनकी प्राइस सेट होती है कि इनकी डिमांड एंड सप्लाई कैसी है। कोई एक व्यक्ति उसको सेट नहीं करता है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है, इसके तरीके से उसकी सप्लाई कितनी है, इसके फैक्टर से उसकी प्राइस सेट होती है। तो क्या बोला गया है, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। किसी भी चीज की कीमत ना उसकी डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पे निर्भर करती है, ठीक है। आपने देखा होगा यार कि अगर कोई किसी को बहुत वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी बहुत होगी, ठीक है। पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके लोग बहुत तारीफें करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, ठीक है, उनकी जी हजूरी करते हैं, उनकी डिमांड बहुत है, उनके पास बहुत पैसा है। तो जब क्या होता है ना, और उस अमीर इंसान के ना फिर नखरे भी बहुत हो जाते हैं। तो बस प्राइस, ये जो शेयर है, ये जो गोल्ड है ना, इनका भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है कि जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है ना तो इनके भी भाव बढ़ जाते हैं, बस कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, डिमांड एंड सप्लाई फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो जो डिमांड एंड सप्लाई होती है फाइनेंशियल एसेट्स से सिक्योरिटीज की, ठीक है, वो उनकी कीमत सेट करवाती है, ठीक है। चलिए अब तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है मैम, लिक्विडिटी मतलब होता है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करवा पाए, ठीक है। आई होप आपको ये पता ही होगा, लिखने की जगह नहीं है, चलो मैं बोल ही देती हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब देखो क्या है ना, मतलब जो आपने एसेट्स खरीदे हुए हैं इसको आप ईजिली कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 2020 में रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, मैंने 2020 में रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, 2020 में मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, बॉट रिलायंस शेयर्स, रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे थे। फॉर एन एग्जाम्पल उसकी प्राइस थी 1000 रुपये। मेरे को पता नहीं है रिलायंस की प्राइस क्या चल रही है, एक फिक्शनल एग्जाम्पल है, चलो मैं रिलायंस काट देती हूँ, बॉट पीके शेयर्स, ठीक है, पूकी लिमिटेड शेयर्स, चलो पूकी लिमिटेड के शेयर्स मैंने खरीदे 1000 रुपये के खरीदे थे 2020 में। अब 2025 आ गया, मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, ठीक है, तो 2025 आ गया, तो जो मैंने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, या चलो 10,000, 1000 रुपये बहुत कम लग रहा है, 10,000 के जो शेयर्स खरीदे थे, इस शेयर की प्राइसेस वगैरह बढ़ी, ठीक है, और अब ये 15,000 रुपये हो चुके हैं। तो अब जब मेरे को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं इन शेयर्स को बेच के मस्त कैश कमा सकती हूँ, निकल सकती हूँ, ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मेरे को रोकेगा नहीं, जो पूकी लिमिटेड है मेरे को रोकेगी नहीं, या कोई रिलायंस या कोई टाटा वाले आके मेरे को रोकेंगी नहीं कि नहीं मैम मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको शेयर्स बेचते हैं तब आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है या किसी का मन कर रहा है बेचने का, तो वो पैसा लेके जा सकता है। तो कुल मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, मेरा 5000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो 5000 का गेन लेके मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, ठीक है। 10,000 के खरीदे थे, 15,000 के बेच के 5,000 का बीच में प्रॉफिट कमा के मैं यहाँ से क्या कर गई, मैं चली गई। तो आप इजीली कैश को कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई आपको रोक के नहीं रखता है। तो क्या बोला गया है, इन फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड इजीली। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को आराम से खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप सिक्योरिटीज को इजीली कैश में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है जी, फिर लास्ट फंक्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो कम करवाता है फाइनेंशियल मार्केट का। मान चलो आपको किसी कंपनी के अगर शेयर खरीदने हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए 10 लोगों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी शेयर की प्राइस क्या चल रही है, मैं क्या करूँ, इसकी शेयर की, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। किसी अंडर राइटर, किसी ब्रोकर के पास जाके नहीं पूछना, उनको अलग से फीस कमीशन नहीं देनी। अगर आपको किसी की शेयर खरीदने हैं, कुछ भी अगर
अगर आपको जानकारी चाहिए आप बेशक अपना गूगल खोलिए, सर्च कर लीजिए, या NSE का ऐप है, मनी कंट्रोल का ऐप है, आप उस पर सर्च करिए, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब जानकारी, सब डिटेल, सब इन्फॉर्मेशन आपको वही मिल जाएंगी। सो नो नीड टू गो हेयर एंड देयर एंड पैसा फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ उधर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपका खर्चा भी बच रहा है। तो क्या बोला गया है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करता है कि क्या प्राइस चल रही है, क्या अवेलेबिलिटी है उसकी, क्या कॉस्ट है बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट्स की। ठीक है, सो इन्वेस्टर्स और कंपनीज को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो आसानी से आपके सामने ही अवेलेबल होती है। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट इसको इधर तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, और सबसे पहला मार्केट होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होता है ना बच्चों, वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल मार्केट होता है वो होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। अब कैपिटल मार्केट के भी दो प्रकार के बाइफर्केशंस होते हैं, विच वी विल बी स्टडीइंग इट फर्दर। ठीक है, तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट एज आई सेड, ठीक है, कि मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे कि जिनकी रिक्वायरमेंट 1 साल तक की ही होती है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सो मनी मार्केट रिफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, जो मॉनिटरी एसेट्स में डील करता है, जो ऐसे मॉनिटरी एसेट्स में, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है जिनकी मैच्योरिटी की पीरियड मात्र 1 साल तक की ही होती है। मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर की ही रहती है, 1 ईयर और लेस देन दैट, नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है बिजनेस की। अगर किसी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, इफ दी नीड इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल्स वगैरह, ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो मनी मार्केट द्वारा सेटिस्फाई करती है। एक कंपनी या जो कोई टेम्पररी डिप्लॉयमेंट है, अगर कोई एक्सेस फंड्स हैं उसके रिटर्न्स कमाने हैं, ठीक है, अर्न करने हैं, तो उसको वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के बाद इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है, वैसा समझो। ठीक है, अब अच्छे से और देखते हैं कि मनी मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर यही होता है कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, जो ऐसे मॉनेटरी एसेट्स में डील करती है जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है मात्र 1 साल तक की ही होती है। ठीक है मैम, अब मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज उनकी ड्यूरेशन, उनकी जो वैलिडिटी होती है मात्र 1 साल तक की होती है, तो इनकी जो क्या बोलते हैं, जो प्राइस रहती है वो क्वाइट एक्सपेंसिव रहती है। और जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। आप इसको आराम से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। चलिए ठीक है, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन वो कम रिस्की रहते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स ऐसी बात है 1 साल तक की ड्यूरेशन है तो वो उसका रिस्क एसोसिएटेड कम रहता है। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है मनी मार्केट से वो भी क्या होता है, कम रहता है, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन के रहते हैं। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, ये बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है किसी फंड्स की उतनी ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एफडी करवाई 5 साल की, ठीक है, तो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा 8%, लेकिन अगर आपने एफडी करवाई 20% तो आपको हो सकता है उस पर 18% रिटर्न मिले, है ना। तो जितनी लंबी ड्यूरेशन होती है रिटर्न भी उतना ही मिलता है। ठीक है, सो वेरी इजी। मनी मार्केट जो होता है बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। ये जो कैपिटल मार्केट होता है इसकी 2 प्रकार की बाइफर्केशंस होती हैं जो कि जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो मनी मार्केट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मॉनेटरी एसेट्स में डील करता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक की रहती है। बेसिकली वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए डील करता है। ठीक है, तो लिख देती हूं शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो मीडियम टर्म या जो लॉन्ग टर्म के लिए डील करता है, या लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डील करता है। ठीक है,
तो क्या बोला गया है? सो कैपिटल मार्केट रिफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कैपिटल मार्केट में वो सारी संस्थाएं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो मीडियम या जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपिटल मार्केट होता है बेसिकली लोगों को एनकरेज करता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। ये जो आप कोई कंपनी, कोई इंसान शेयर खरीद रहा है, इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब क्या है? ये बेटा कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है। ठीक है, ये सब कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट लोगों को एनकरेज करता है कि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स भी ना इस मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बदले में रिटर्न कमा सकते हैं। आपने सुना होगा अक्सर एड्स वगैरह आते रहते हैं, टीवी पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं, बोला जाता है, देखा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, 500 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन आप करो, है ना। तो क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि आप छोटे छोटे पैसों से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो 1 लाख रुपये नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास जितना भी पैसा है आप छोटी अमाउंट भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अरे इसको क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या बोला गया है? इट एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को भी सबसे प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर कैपिटल मार्केट में कौन सी संस्थाएं आती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NSE हो गया, BSE हो गया, आपने आई गेस ये सब सुना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इवन याद रखना, बैंक भी इसमें आता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके, SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं ना, वो रेस और इन्वेस्ट किए जाते हैं डेब्ट और इक्विटी के फॉर्म में। ठीक है, मतलब बोरोड फंड्स के फॉर्म में भी करवाए जा सकते हैं और ओनर फंड्स के फॉर्म में भी करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं, जिसके शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, एटसेट्रा। अब एक और अच्छी बात बता रही हूँ बच्चों कि जो मनी मार्केट के जो फंड्स होते हैं ना, वो कंपनी के लिए काम आते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट के जो फंड्स होते हैं ना, लोगों के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, तो एक और ये डिफ्रेंशिएशन इधर से आ रहा है। ठीक है, फिर आगे बताती हूँ आगे क्या है। तो अब हम और अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं। कैपिटल मार्केट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, मनी मार्केट वाला टॉपिक बहुत ही छोटा सा होता है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्कर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट्स की ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं कि तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। अगर 1 साल से कम होगी तो आप उसको मनी मार्केट में जाके रख दो। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट में इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल का फ्लो होता है वो शेयर्स के जरिए, डिबेंचर्स के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट्स के जरिए फ्लो होता है। मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज इसमें आती हैं। ठीक है, फिर सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में बेसिकली 2 प्रकार के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट हमने जान लिया जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करे, लेकिन अब इसमें भी 2 हिस्से बांटे जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो शेयर्स पहले इशू हो चुके हैं ना, उसी में ट्रेडिंग चलती है। आगे मैं खैर आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो क्या है प्राइमरी मार्केट, यानी वो ऐसा मार्केट होता है जहां पर फ्रेश कैपिटल इशू करवाई जाती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज पहले इशू हो चुकी हैं उन्हीं को ट्रेड किया जाता है। ठीक है मैम, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर यूज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो कैपिटल मार्केट जो होता है काफ़ी सारे लिंक्स के जरिए, काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स के जरिए परफॉर्म करता है, जिसके अंडर राइटर्स हो गए, ठीक है, ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए। ठीक है, आपको बताती हूँ क्या है अंडर राइटर मतलब ऐसे लोग होते हैं, आपको बताती हूँ। वैसे कोई भी टीचर आपको नहीं बताता, सब आगे ही खिसक जाते हैं, लाइन्स पढ़ के बता देते हैं, बट फिर भी आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए मैं बताती हूँ कि अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो ये बोलते हैं, अगर आपके पूरे शेयर्स नहीं बिके, ठीक है, अगर आपकी जितनी भी कैपिटल थी, सब्सक्राइबर आपकी कैपिटल थी, अगर वो फुल नहीं हुई, ठीक है, अगर वो पूरी नहीं बिकी, तो उसमें से कुछ हिस्सा हम रखेंगे, ठीक है, कुछ हिस्सा हम खरीद लेंगे। तो वो होते हैं
अंडरराइटर्स। ठीक है, बैंकर्स वो होते हैं जब लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं और बदले में पैसा देते हैं। ऑफकोर्स शेयर्स को खरीद रहे हैं तो पैसा तो वो देंगे ही देंगे, तो इस पैसे को बैंकर्स अपने साथ सेफली डिपॉजिट करते हैं, वो होते हैं बैंकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदिए, ये कंपनी के बहुत अच्छा शेयर है, इस कंपनी की बहुत डिमांड है, जो लोगों को एनकरेज करते हैं वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, तो इनको अपनी अपनी कमीशन फीस वगैरह मिलती है। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, अब है हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना है ना तो फाइनेंशियल मार्केट ना सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जीडीपी वगैरह भी होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, जो कैपिटल मार्केट होता है ना वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। तो इससे क्या, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को प्रोडक्टिव सोर्सेज में अगर डालेंगे, पैसा पे पैसा बनाएंगे, तो देश की भी क्या होगी, देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है, हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल मार्केट जो होता है ना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करता है। ठीक है, जिससे एक इंसान अपने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे पे बोले तो पैसा बना सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कैपिटल फ्लो होता है इन्वेस्टर्स से बोरोवर्स के बीच में, जिसके मैं आपको बताई था फाइनेंशियल मार्केट एक मैच मेकर लिंक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। अब आप इधर भी आराम से सिक्योरिटीज़ को बेच के कैश अर्न करके जा सकते हैं। कोई भी आप पे बंदिश नहीं है, कोई भी आपको कंपनी रोक के नहीं रखेगी कि मत जाइए। इफ़ यू नीड कैश यू कैन ईजिली सेल द सिक्योरिटीज एंड अर्न कैश। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो कैपिटल मार्केट होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज सिक्योरिटीज को आराम से खरीदा और बेचा जा सकता है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये अंतर जानेंगे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर पहले तो यही होता है कि वो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। लेकिन इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। वैसे मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ बच्चों कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या डिफरेंस बिटवीन क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में क्या है, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, मतलब कौन कौन से लोग भागीदारी होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, ठीक है, बाहर की इंस्टीट्यूशंस भी हो गई, बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हो गए, या जो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आम नागरिक वगैरह हो गए, ठीक है, वो हो सकते हैं। मनी मार्केट में कौन कौन से लोग होते हैं, आरबीआई हो गई, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और कंपनीज हो गई। ठीक है, इंडिविजुअल और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मतलब जो आम नागरिक होते हैं, ठीक है, उनको अलाउ तो है कि आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, बिकॉज उनको फ्रूटफुल सोर्स कैपिटल मार्केट ही लगता है। ठीक है, चलिए फिर इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, ये सारे कैपिटल मार्केट में आते हैं। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि हमने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट आउटले क्या होता है, इसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप मात्र 10 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था, स्मॉल सेविंग से भी आप शुरुआत कर सकते हो, तो आप मात्र 10 रुपया से भी अपनी शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में ह्यूज फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये महंगे भी होते हैं। ये बात तो खैर मैंने आपको बताई थी फीचर्स में। ठीक है, फिर ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन इसकी ये होती है कि ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होती है, जबकि जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 साल की होती है, इनफैक्ट सिंगल डे तक की भी हो सकती है। ठीक है, फिर लिक्विडिटी क्या बोला गया है, कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज होती हैं लिक्विड होती हैं, ठीक है, बिकॉज वो स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केटेबल हो रही होती है, मतलब आप उसको इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में, आराम से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मनी मार्केट में क्या होता है, ये और हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इंजॉय करते हैं। मतलब देखो, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज आर लिक्विड, ये लिक्विड तो है, इधर भी आप आराम से स्टॉक को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन मनी मार्केट तो और ही ज़्यादा लिक्विडिटी इंजॉय करता है, बिकॉज इसकी मैच्योरिटी ही मात्र 1 साल की होती है। भाई 1 साल के बाद इसको रखना ही नहीं है। ठीक है,
फिर इसमें क्या बोला गया है, सेफ्टी। जो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिस्कियर होते हैं, ठीक है, किसके टर्म्स में, बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। मतलब रिटर्न आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, अगर कोई कंपनी अच्छा कमा रही है तो अच्छा डिविडेंड देगी, कम कमा रही है तो कम डिविडेंड देगी, तो रिटर्न इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। मनी मार्केट में क्या होता है, ये जनरली सेफ होते हैं बिकॉज यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन होती है कम होती है, 1 साल की होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, और ये एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर्स, और इशूअर्स की फाइनेंशियल साउंडनेस देखी जाती है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या होता है, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा रहता है बिकॉज इक्विटी शेयर्स में कंपनी अच्छा खासा कमाती है, और जब अच्छा खासा कमाती है तो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, ठीक है। लेकिन मनी मार्केट में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम रहता है बिकॉज ड्यूरेशन ही कम रहती है, जितनी लंबी ड्यूरेशन उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है गाइस। चलिए फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग कि कैपिटल मार्केट के कौन से सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट के कौन से सेगमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर फ्रेश सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, जहां पर पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड, ऐसा लिख सकती हूँ ना, ठीक है, लिख देती हूँ उधर। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिसमें जो सिक्योरिटीज पहले ही इशू हो चुकी होती हैं वही ट्रेड होती रहती हैं। सो ये क्या है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज पहले से ही इशू हो चुकी हैं वो ये ट्रेड होती रहती हैं। अरे यार ये क्या हो गया, वो ट्रेड होती रहती हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपन इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर इन सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज पहली बार बेची जाती हैं, इशू की जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसको न्यू इश्यूज मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है, आपने ये सब तो आई गेस सुना ही होगा। तो वो आईपीओ लाना, ठीक है, ये क्या है, आईपीओ मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पहली बार सिक्योरिटीज वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, पहली बार वो सिक्योरिटीज को लेके आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इनिशियल है वो, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो कंपनी प्राइमरी मार्केट में डील कर रही होगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए उसको न्यू इश्यूज मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो कौन कौन होते हैं, वो लोग होते हैं बैंक्स हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज तक, LIC वगैरह जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या आम लोग हो गए, ये सारे लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो कॉमन सिक्योरिटीज जिसके जरिए कंपनी कैपिटल रेस करती है प्राइमरी मार्केट में, वो कौन कौन सी होती हैं, शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पता है ना? अगर नहीं पता होगा ना तो इतना मारूंगी ना, बिकॉज ये चीज़ें 11th क्लास की है, ठीक है। इक्विटी में आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता, चलो फिर से बता देती हूँ। जहाँ पर कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, यहाँ पर रेट फिक्स नहीं रहता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, रेट फिक्स रहता है, ठीक है। एंड डिबेंचर्स में भी रेट फिक्स रहता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो क्या सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है प्राइमरी मार्केट में, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या ध्यान से सुनना, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, सीधा कैपिटल फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज यहाँ पर सरप्लस फंड्स, लोगों के सरप्लस फंड्स उन लोगों के पास, उन एंटरप्रेन्योर्स के पास, उन बिजनेसेस के पास जाते हैं जिनको किसी अपने प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन करनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, उन बिजनेसेस के पास ये पैसा पहुंच जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर टाटा कंपनी वालों को कुछ और न्यू प्रोजेक्ट लेके आना है, ठीक है,
टाटा कंपनी वालों को मान चलो कोई और न्यू, टाटा कंपनी पहले क्या करती थी, कार्स वगैरह बनाती थी, आपको पता ही है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन टाटा कंपनी वालों को स्टेशनरी भी बनानी है, ठीक है। तो अब टाटा कंपनी वालों को स्टेशनरी में जाने के लिए, स्टेशनरी वाले प्रोजेक्ट में जाने के लिए उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब वो पैसा उसके पास नहीं है, ठीक है। तो टाटा कंपनी क्या कर सकती है, अपना आईपीओ लेके, टाटा स्टेशनरी वाला जो है, ठीक है, टाटा स्टेशनरी वाली जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, वो अपना आईपीओ लेके आ सकती है, प्राइमरी मार्केट में उतर सकती है, ठीक है, और लोगों से पैसा ले सकती है और अपना काम कर सकती है। मतलब लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को उनका रिटर्न वगैरह मिलने लगेगा और इस कंपनी को क्या मिल जाएगा, टाटा स्टेशनरी वाली कंपनी को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, टाटा कंपनी वालों को वो पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से वो अपना फर्दर एक्सपैंड वगैरह, अगर उनको कुछ न्यू प्रोजेक्ट लेके आना, कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आना, एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना है, व्हाटएवर दे वांट टू डू, ठीक है, वो काम वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ आया? चलिए तो प्राइमरी मार्केट इतना था। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में एज आई टोल्ड यू कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, मतलब जो सिक्योरिटीज पहले ही इशू हो चुकी होती हैं, ठीक है, वही जब ट्रेड होती हैं तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक इंसान शेयर्स खरीदता है, ठीक है, और दूसरा इंसान शेयर्स को बेचता है। यहां पर कंपनी इशू नहीं करती है, ध्यान रखना, यहां पर कंपनी इशू नहीं करती है, यहां पर लोग आपस में शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, मेरे को रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, मेरे को रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने हैं। तो जब मेरे को रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने होंगे ना, मैं ऐसे ही व्यक्ति से खरीदूंगी जिस व्यक्ति को रिलायंस के 10 शेयर्स बेचने होंगे, ठीक है। तो मेरे को खरीदने होंगे, किसी और व्यक्ति को बेचने होंगे, तो हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं कंपनी से जाके नहीं मांग रही हूँ, आपस में हो रहा है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो रही है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, तो क्या बोला गया है, सेकेंडरी बोल रही हूँ यार, सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू मार्केट फॉर सेल एंड परचेस ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेस किया जाता है, बेचा या खरीदा जाता है। इसको स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट यू फर्दर। एक ट्विस्ट आने वाला, ट्विस्ट तो नहीं आने वाला, एक सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी शेयर्स वगैरह खरीद के बैठे हुए हैं, वो डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्ट मतलब बेच वगैरह सकते हैं, और फ्रेश इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, मार्केट में एंटर कर सकते हैं। मान चलो मैंने अभी तक कोई शेयर्स नहीं खरीदे हुए थे, लेकिन मेरे को इस मार्केट में आना है, कैपिटल मार्केट में एंट्री लेनी है, मेरे को सेकेंडरी मार्केट में आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, शेयर्स खरीद सकती हूँ। मैं शेयर्स खरीदूंगी रिलायंस के, कोई और व्यक्ति बेचेगा तो मैं खरीद लूंगी। सामने वाले ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने लेकिन इन्वेस्ट कर दिया, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। वो लिक्विडिटी मतलब आप इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आप आराम से शेयर्स को बेच के जा सकते हो अगर किसी को बेचना है, किसी को पैसा अर्न करना है, और मार्केट प्रोवाइड करता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। मार्केटेबिलिटी मतलब मार्केट प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा जरिया प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म, ये मार्केट मिलता है लोगों को, ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि चैनलाइजिंग फंड्स टू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स टू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो वो खरीद सकता है, ठीक है। अगर किसी को शेयर बेचना है तो वो बेच सकता है, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो बेच देगा, अगर किसी को शेयर खरीदना है तो वो खरीद लेगा, ठीक है। तो इसको भी, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी सेविंग्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारी देश की जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो भी इंप्रूव होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है। चलिए, फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज होती है इन्वेस्टर्स के बीच में ही क्या की जाती है, एक्सचेंज की जाती है। आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था इसका, ठीक है। तो कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, कंपनी का रोल खत्म हो जाता है, कंपनी बस प्राइमरी मार्केट में आती है। प्राइमरी मार्केट में उसने एक बार शेयर्स को डाल दिया, सिक्योरिटीज को इशू कर दिया, उसके बाद वो पीछे हट जाएगी। सेकेंडरी मार्केट में लोग ही आपस में बेचते खरीदते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंपनी का रोल नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे एज आई टोल्ड यू कि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन क्या चीज़ है, फिर तो बाय हाथ का ही खेल है, ठीक है।
तो क्या बोला गया है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब प्राइमरी मार्केट का क्या नेचर होता है, ये इट डील्स विद इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज। इसमें क्या होता है, नई सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं नई कंपनीज द्वारा या नई कंपनीज के ब्रांच द्वारा, ठीक है। और न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको बोला, या अगर कोई पुरानी कंपनी भी है, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी है, लेकिन वो नया इशू लेके आती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, बस इसी में ट्रेडिंग होती है, कंपनी का रोल नहीं होता। फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो द कंपनी सेल सिक्योरिटीज ईदर डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स और थ्रू एन इंटरमीडियरी। जो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी या तो सीधा लोगों को, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर देती है या इंटरमीडियरीज के जरिए भी बेचती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के इन्वॉल्व होने के बिना ही शेयर्स आपस में खरीदे बेचे जाते हैं, यहाँ पर कंपनी का रोल नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखना, 1 मार्कर में पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मार्केट डायरेक्टली करता है, ठीक है। 1 मार्कर में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1 मार्कर में पूछ लेते हैं ये कौन सा डायरेक्टली करते हैं। बच्चे सोचते हैं प्राइमरी भी है सेकंड भी है, तो चलो ये सेकेंडरी पे टिक कर देते हैं, नहीं, डायरेक्टली आपका प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होता है, सेवर्स का फंड इन्वेस्टर्स के पास जाता है, मतलब उन कंपनीज को पैसा मिल जाता है जिसको कुछ न्यू एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट लेके आना है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट भी करता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली करता है, बिकॉज यहाँ पर लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं, यहाँ पर जो कंपनीज हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, वो बीच में नहीं पड़ती हैं। इज इट क्लियर, ये भी करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट होता है वो सीधा सीधा डायरेक्टली करता है। तो ये चीज़ आपसे 1 मार्कर में पूछी जाती है, एंड मेजॉरिटी बच्चे एंड ज़्यादातर बच्चे गलत मार्क करके आते हैं। आई नो दिस, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर क्या है, बाइंग और सेलिंग, तो प्राइमरी मार्केट में बस शेयर्स को खरीदा ही जाता है, सिक्योरिटीज को खरीदा ही जाता है, कंपनी बेच रही होती है तो लोगों के पास यही ऑप्शन होता है खरीदने का। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाइंग भी होता है और सेलिंग भी होता है, लोग बेचते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन रहते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी बेचती है, ठीक है, और लोग खरीदते हैं, लोगों के पास बस खरीदने का ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी पहली बार अपने सिक्योरिटी लेके आ रही होती है, कोई भी शेयर सिक्योरिटी वगैरह लेके आ रही होती है, तो उसका जो प्राइस होता है ना, पहली बार कंपनी ही तय करती है, ठीक है, पहली बार कंपनी ही तय करती है। लेकिन जब सिक्योरिटीज इशू होने लगती हैं, जब वो मार्केट में एक बार आ जाती हैं, मार्केट में एक बार उतर जाती हैं, फिर डिपेंड करता है कि उसका डिमांड और उसका सप्लाई कितना है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, अगर उसकी डिमांड कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा, ठीक है। तो इन मैटर्स पे, इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस होती है वो कंपनी ही सेट करती है, कंपनी के बड़े बड़े लोग, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, इट इज डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो इसको निर्धारित करता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या डिमांड, क्या सप्लाई चल रही है, उसके बेसिस पे सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। फिर प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मार्केट एक स्पेसिफाइड प्लेस पे स्थित रहता है, ठीक है। चलिए, तो इधर तक हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इसके पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, ये जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट वाला ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो बच्चों, अभी हम सेकेंडरी मार्केट पढ़ के आए हैं। सेकेंडरी मार्केट पता है ना, अभी पढ़ाया मैंने जस्ट, कि उसमें क्या होता है, सिक्योरिटीज, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड होती रहती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज बेटा उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इधर ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने बोला था कि आगे बताऊंगी, ये देखो इधर मैंने आपको एक ये पॉइंट बताया था, कहाँ गया, ये देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको जब ये पॉइंट बताया था, मैंने ये बोला था आगे बताऊंगी, तो बस वही पॉइंट आ गया है अभी, कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम होता है, अदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इज इट क्लियर,
तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू सिक्रा, इसको हम सिक्रा बोलते हैं, ठीक है, एक एक्ट है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था होती है, स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था होती है, लोगों का ऐसा इंडिविजुअल्स का समूह होता है, भले वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, भले वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो इसलिए बनाया गया है कि जिससे सिक्योरिटीज असिस्ट हो, रेगुलेट हो, ठीक है, और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, जिससे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में मदद मिले, कंट्रोल हो, रेगुलेट हो, इसलिए बनाया गया है। तो सिक्रा के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज ऐसी संस्था है जो बनी ही इसलिए है जिससे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में असिस्टिंग हो, रेगुलेटिंग हो, हेल्पिंग हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हों उसमें। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। चलिए अब हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं, पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो सिक्योरिटीज पहले से ही इशू हो चुकी हैं, उनको क्या मिलता है? लिक्विडिटी। मतलब जिसको खरीदना है खरीदे, बेच के पैसा कमाए, ठीक है, जिसको खरीदना खरीदे और जिसको बेचना है वो बेचे और बदले में पैसा कमाए। और मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है उन लोगों को जिनको शेयर्स को खरीदना है, जिनको बेचना है उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जिनको खरीदना है उनको भी प्लेटफॉर्म मिलता है। तो क्या मिलता है? लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को यहाँ पर मिलती है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेसिक फंक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज का होता है वो ये होता है कि एक रेडी, एक बना बनाया मार्केट में ले सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फिर इट गिव्स इन्वेस्टर्स अ चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट। जिन लोगों को डिसइन्वेस्ट करना है, बेचना है, निकलना है, वो एग्जिट ले सकते हैं। जिन लोगों को किसी और कंपनी के शेयर बेच के किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पहले मान चलो मेरे पास टाटा के शेयर्स हैं, अब टाटा के शेयर्स मेरे को नहीं चाहिए, मैं उसको बेच के रिलायंस के शेयर्स खरीद सकती हूँ, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ। तो आप रीइन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को निकलना है तो वो डिसइन्वेस्ट भी कर सकता है, एंट्री भी ले सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो देखो बच्चों, शेयर की जो प्राइसेस होती हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं, वो कैसे सेट होती हैं? जब बात आती है सेकेंडरी मार्केट की या स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। मान चलो रिलायंस के शेयर्स अगर सबको खरीदने हैं, इफ एवरीवन वांट्स टू बाय रिलायंस के शेयर्स, तो रिलायंस की जो शेयर की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी। वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। अगर डिमांड, ऐसे लिख देती हूँ, मोर डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर मोर डिमांड है तो प्राइस राइज, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मोर डिमांड है, अगर ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर कम डिमांड है, अगर लेस डिमांड है, ठीक है, अगर लेस डिमांड है तो प्राइस कम होगा, बिकॉज उसकी डिमांड ही नहीं है भाई, है ना। तो अगर मान चलो सब लोगों को रिलायंस की शेयर्स खरीदने हैं, सब लोग पागल हो रहे हैं, हमें भी रिलायंस के शेयर्स चाहिए, हमें भी रिलायंस के शेयर्स चाहिए, तो रिलायंस की जो शेयर की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे सिक्योरिटीज़ की प्राइस सेट होती है। आप या मैं सेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है? शेयर प्राइसेस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से जो प्राइस होती है वो सेट होती है। It makes a continuous valuation and enables investors to know present worth of their investments. वो क्या करता है? कंटिन्यूस वैल्यूएशन, मतलब प्रॉपर कंटिन्यूस वैल्यूएशन, मतलब उनकी शेयर की कीमत कितनी चल रही है। अगर किसी ने शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शेयर खरीद लिए उसके बाद उसको कोई खबर ही नहीं पता चलेगी कि भाई मेरे शेयर की प्राइस कितनी चली। नहीं, एक इंसान, एक व्यक्ति आराम से देख सकता है कि अगर उसने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन कितनी चल रही है वो उसको आराम से देख सकता है, ठीक है। फिर क्या है? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी ये जो बॉडी है ना, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बॉडी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये काफ़ी वेल रेगुलेटेड बॉडी है। ये मेक श्योर करती है कि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, किसी भी प्रकार का स्कैम ना हो जाए कस्टमर्स नहीं, इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ, ठीक है, लोगों के साथ ना हो जाए। तो क्या बोला गया है? द मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड and its dealings are well defined according to the existing legal framework.
तो जिस हिसाब से जो लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिस हिसाब से जो कानूनी इनके जो लॉज वगैरह बने हुए हैं, उस हिसाब से ये जो बॉडी है बहुत ही रेगुलेटेड, बहुत ही अच्छे ढंग की, ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ठीक है। ये मेक श्योर करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ, सुरक्षित और फेयर डीलिंग मिले, उनको किसी भी प्रकार की उनके साथ धांधली ना की जाए, ठीक है। पता चल रहा है 1000 रुपये का शेयर है लेकिन किसी ब्रोकर ने उसको 2000 रुपये का बिकवा दिया, तो इस प्रकार की धांधलियाँ ना हो, ठीक है, ये मेक श्योर करती है। फिर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमारी कंट्रीब्यूट करती है। सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली करता है जबकि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली करता है, ठीक है, लेकिन करता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं करता। तो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंजिल है ना, मंजिल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मंजर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, चलो जो भी बोलते हैं बता देना कमेंट्स में, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को बेचा और खरीदा जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है डिसइन्वेस्टमेंट की, रीइन्वेस्टमेंट की, मतलब जिसको शेयर्स बेचना है वो बेचे, जिसको शेयर्स खरीदना है वो किसी और कंपनी के शेयर बेच के किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, इससे जो सेविंग्स होती हैं वो सबसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट सोर्स में इन्वेस्ट हो जाती हैं, मतलब लोगों का पैसा सही हाथों में चला जाता है, सिंपल। फिर आगे क्या है, फिर नेक्स्ट फंक्शन है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। देखिए जो कल्ट वर्ड है ना, इस वर्ड से बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा टेक्निकल टर्म आ गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा। वेरी सिंपल, कल्ट का मतलब होता है कल्चर, ठीक है, कल्ट का मतलब होता है कल्चर। तो स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट में आए, शेयर्स को खरीदें, डिबेंचर्स वगैरह को खरीदें, स्पेशली शेयर्स पे फोकस करता है, ठीक है। अपने पैसे को डिपॉजिट ना करें भाई बैंक में। मान चलो अगर मैं कमा के मैंने 5 लाख रुपए जोड़ लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए जोड़ लिए और मैंने 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, तो मेरे को कितना ही इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, बहुत ही छोटा मोटा सा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही 5 लाख रुपए की शेयर्स खरीद लेती हूँ, ठीक है, और उन ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ जिन कंपनीज की पोजीशन अच्छी चल रही है, तो सोचो यार, ये जो 5 लाख की जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं वो हो सकता है 10 लाख भी हो जाए, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज ये बोलता है, ये एनकरेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि वो सिक्योरिटीज़ में जाएं, सिर्फ डिपॉजिटर्स ना बन के रह जाएं, ठीक है, वो क्या बने, वो शेयर होल्डर्स बने, वो ओनर्स बने, ठीक है, वो सिर्फ डिपॉजिटर्स बन के ही ना रह जाएं, बल्कि वो क्या बने, बल्कि वो शेयर होल्डर्स बने, ओनर्स बने, शेयर होल्डर्स बने या ओनर्स बने वो, ठीक है। तो उधर वो जो आजकल इंस्टा पे मीम नहीं चलता वैसा लिख देती हूँ, डिपॉजिटर्स नहीं बल्कि वो ओनर्स बने, ठीक है गाइस। चलिए क्या बोला गया है जी, इसको एक बार देख लेते हैं कि बुक क्या बोलती है। सो स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करती है, एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, मतलब न्यू इश्यूज को रेगुलेट करके अच्छे तरीके से चला के, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को करके और लोगों को एनकरेज करके इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज गाइड करती है कि वो जो लोग हैं वो सही सिक्योरिटीज़ को भी सिलेक्ट करें। आपने देखा होगा आजकल कॉलेज के बच्चे भी, 18 साल के बच्चे भी ज़ेरोधा वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो भी सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हैं, वो भी शेयर्स वगैरह को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रमोशन है उनका। इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे क्या है, आगे है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है फोरकास्टिंग, है ना, कि एक शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है कल, आने वाले हफ्ते में। आपने सुना होगा ना, गोल्ड की स्पेकुलेशन करते रहते हैं, बोलते हैं कि आने वाले एक हफ्ते में जो सोने की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं, आने वाले एक हफ्ते में सोने की कीमतें घटने वाली हैं। तो एक स्कोप भी प्रोवाइड करता है स्पेकुलेशन का, बोले तो फोरकास्टिंग का, एक स्कोप तो प्रोवाइड करता है लेकिन एक हेल्दी स्कोप प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज ये बोलता है कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना है, अगर एक ट्रेडर को स्पेकुलेशन करना है, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन एक हेल्दी वे में करिए, एक अपने दायरे के अंदर करिए। पता चल रहा कोई ट्रेडर आके ये बोल रहा है, कोई ट्रेडर ये बोल रहा है रिलायंस की अगर शेयर की प्राइस मान चलो 2000 चल रही है तो कल वो 200 रुपये की होने वाली है, गिर जाएगी, बहुत भारी गिरावट आ रही है। तो ये सब नहीं करना यार, कोई किसी भी प्रकार की अफवाह रूमर नहीं फैलानी, एक हेल्दी स्पेकुलेशन करना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्कोप, मतलब अच्छा खासा स्कोप प्रोवाइड करती है, लेकिन लॉ के दायरे में ही, लेकिन कानून के दायरे में ही प्रोवाइड करती है, जिसमें जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है, जो फोरकास्टिंग एक्टिविटी है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड और एक अच्छे तरीके में और एक कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म की जाए, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि डिपॉजिटरी वगैरह क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होती है, मतलब कैसे शेयर्स वगैरह को ट्रेड किया जाता है, वो प्रोसीजर पढ़ाएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन वगैरह क्या होता है। अक्सर कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह, अक्सर इसको कुछ टीचर्स इसको स्किप वगैरह करा देते हैं, बट आई फील कि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डीमटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी, डीपी, ये सब क्या है। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता, सीधा आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ाने लगी ना तो आपको दिक्कत जाएगी। सो ऐसा मेरा मानना है कि पहले ये सब बता देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब शेयर्स को, जब सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड किया जाता है, वो प्रक्रिया होती है डीमटेरियलाइजेशन की। या जब फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, तो वो भी डीमटेरियलाइजेशन होता है। जैसे कि आप अपने पैसे को, अपने मनी को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो ना, बैंक अकाउंट में रखते हो ना, सिमिलरली जब शेयर्स जिस अकाउंट में रखने होते हैं ना, उसके लिए जो अकाउंट खुलता है वो होता है डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि आप पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हो, ठीक है, मनी को बैंक अकाउंट में रखते हो, वैसे ही शेयर्स को कहाँ रखना होता है, वैसे ही सिक्योरिटीज़ वगैरह को कहाँ रखना होता है, डीमैट अकाउंट में स्टोर करना होता है। ठीक है, पहले क्या होता था ना, जब ये इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट का ज़माना नहीं आया था, पहले शेयर्स को स्टोर करने के लिए, शेयर्स को होल्ड करने के लिए ना, जो सर्टिफिकेट्स होते थे ना, वो पेपर फॉर्म में होते थे। ठीक है, और वो जो पेपर फॉर्म होते थे, जो प्रूफ की तरह, जो एविडेंस की तरह एक्ट करते थे ना, वो कभी कभार गुम जाते थे, कभी फट जाते थे, कभी तेल लग जाता था, कभी गंदे हो जाते थे, कभी फट जाते थे, कभी बारिश में भीग जाते थे, तो कभी फट जाता था, कुछ भी हो जाता था। तो वो अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाता था एविडेंस के लिए। लेकिन अब क्योंकि डीमटेरियलाइजेशन का जमाना आ चुका है, अब किसी को अगर अपने शेयर्स रखने हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख सकता है, अपने डीमैट अकाउंट में रख सकता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ की तरह एक्ट करते हैं। प्लस इसमें कोई खतरा नहीं है कि ये चोरी हो जाए, ये फट जाए, ये कुछ हो जाए, ऐसा कोई डर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। तो डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसिल्ड। इसमें क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर ने फिजिकल फॉर्म में रखी हुई है, उसको कैंसिल किया जाता है, अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास की जाती है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अपने अकाउंट में होल्ड कर पाए। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होल्ड कर पाए। जैसे कि मान चलो मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो प्लस हो जाएगा 100 शेयर्स। ठीक है, अगर मैंने 50 शेयर्स बेचे हैं तो 50 शेयर्स चले जाएंगे। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में वो जो पासबुक होती है ना, एंट्री पास की जाती है ना, बस वैसा ही डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, सिमिलरली उस जैसे ही कुछ होता है। So this process of holding securities in an electronic form is called dematerialization। तो जब सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड किया जाता है, तो बच्चों यही प्रक्रिया है डीमटेरियलाइजेशन। मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझा ही दिया था। चलिए अब हम जानते हैं कि डिपॉजिटरी क्या होता है। ये जो आपको टर्म्स बता रही हूँ ना बच्चों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी स्किप में अगर मैं ऐसी इनको स्किप करके ट्रेडिंग अकाउंट की जो ट्रेडिंग प्रोसीजर जो अगर आपको पढ़ाने लगती है ना, आपको 100% दिक्कत जाती, आई एम श्योर। और कुछ टीचर्स वगैरह ऐसा करते भी हैं, बट आई डोंट फाइंड दिस राइट, है ना। मैं ये सही तरीका नहीं समझती हूँ। आई बिलीव कि पहले बच्चों को बता दो, जो टर्म्स आ रही हैं उनको अच्छे से बता दो। अब आपको पता चल गया कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डिपॉजिटरी क्या होती है। तो बच्चों, डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करती है। ठीक है मैम, ये तो लेकिन डीमैट अकाउंट भी करता था ना। बिल्कुल करता था आपके, लेकिन जो आपके शेयर्स होते थे, आपकी जो सिक्योरिटीज होती थी, वो आपके डीमैट अकाउंट में होते थे। ठीक है, लेकिन इतने सारे जो सिक्योरिटीज वगैरह हैं, ठीक है, इसको कोई तो चलाता होगा यार, इसका कोई तो बाप होगा, है ना। तो वो कौन है, तो वो डिपॉजिटरी है। वो कौन है, वो डिपॉजिटरी है। मतलब देश में जितने भी सिक्योरिटीज हैं, सबको कौन रखता है, सबको डिपॉजिटरी रखता है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिक्योरिटीज को, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। आप तो अपने रखते हो ना, आप तो अपनी सिक्योरिटीज को अपने अकाउंट में रखते हो, लेकिन ये डिपॉजिटरी जितने भी लोग हैं, ठीक है,
उनके सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है, इन्वेस्टर्स के रखता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जो डिपॉजिटरी होता है एक बैंक की तरह क्या करता है, एक्ट करता है और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है। जैसे कि जो बैंक है, आप पैसा जमा करा रहे हो, बैंक में जमा रहे हो, बैंक के पास बहुत पैसा होता है, वैसे डिपॉजिटरी है। ठीक है, और करंटली हमारे भारत देश में 2 प्रकार की डिपॉजिटरीज हैं। ठीक है, पहली है NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, मतलब दोनों ही नेशनल लेवल की हैं। ठीक है, और ये दोनों भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं या जिन्होंने इंडियन कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को खरीदे हुए हैं, उन सब की सिक्योरिटीज़ को अपने पास ये रखता है। ठीक है, फिर अब इनको लेकिन कनेक्ट कौन करवाता है? फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को शेयर्स खरीदने हैं किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ वगैरह में अगर इन्वेस्ट करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगी, है ना? अब मैं सीधा इसके पास नहीं जा पाऊंगी, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। पता मैं किसके पास जाऊंगी? मैं जाऊंगी कि ऐसे शख्स के पास, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के पास जिसका नाम होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो अगर मेरे को मान चलो अपना अकाउंट खुलवाना है, अगर मेरे को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, शेयर्स वगैरह में ट्रेड करना है, तो मैं डिपॉजिटरी के पास नहीं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। इधर बताती हूँ, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है, आई एम एन इन्वेस्टर, मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक इन्वेस्टर। ठीक है, और ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ये है डिपॉजिटरी। देखो यार, सपोज मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक इन्वेस्टर, मेरे को अकाउंट खुलवाना है। बच्चों ये ध्यान से सुनना, आगे ट्रेडिंग प्रोसीजर में काम आएगा। ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो अकाउंट खुलवाने के लिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, उसमें सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए क्या मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊँगी, जिसके पास ऑलरेडी भारत देश की जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, क्या उसके पास जाऊँगी? उसके पास तो इतना टाइम है ही नहीं ना। मैं किसके पास जाऊँगी? मैं जाऊँगी कि ऐसे शख्स के पास, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के पास जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसका क्या नाम है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो मैं इसके पास जाऊंगी, और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ये कनेक्टेड होता है डिपॉजिटरी के साथ। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड होता है डिपॉजिटरी के साथ, ये कनेक्टेड होता है। तो जो डीपी होता है, ठीक है, जैसे हम प्यार से डीपी भी बोलते हैं। अब मैं डीपी बोलूँगी तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर मत समझने लग जाना जो आपको अपनी किसी क्रश रश की दिखती नहीं, उससे आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, तो वो मत समझ लेना यार, इसको हम डीपी भी बोलते हैं। और ये एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड बिटवीन डिपॉजिटरी। ठीक है, तो अगर किसी को भी अपना अकाउंट खुलवाना है तो डीपी के पास जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्या बोला गया है? हमारे भारत देश में करंटली 2 प्रकार की डिपॉजिटरीज हैं, पहला है NSDL एंड दूसरा है CDSL। ठीक है, ये जो नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज हैं ये इंटरमीडियरीज के जरिए ऑपरेट करती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होती हैं डिपॉजिटरी के साथ, और जो कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरह एक्ट करती हैं, जो बीच में लिंक की तरह एक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जस्ट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, जस्ट अभी आपको मैंने समझाया ही इस चार्ट की मदद से। ठीक है, फिर ये जो डीपी है ये एक इंटरमीडियरी के जरिए एक्ट करता है इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। डिपॉजिटरी ध्यान रखना 2 ही है, दोनों सेंट्रल लेवल की, दोनों नेशनल लेवल की हैं, NSDL और CDSL। ठीक है, हु इज ऑथोराइज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स। तो इनके पास अधिकार होता है कि ये भारत देश के जितने भी सिक्योरिटीज वगैरह हैं उसको अपने पास रखें। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स, NBFCs, ये सारी डीपी बन सकती हैं। तो कोई डीपी एक स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। ठीक है, कोई कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, कोई NBFC भी हो सकता है। तो वो आप ऐसा मत सोचो कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर है तो बस वही डीपी बन पाएगा, नहीं, जो बैंक्स होते हैं वो भी डीपी होते हैं। एंजल वन, ज़ेरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ये सब क्या है? ये डीपी है आपके। ठीक है, ये ज़ेरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ठीक है, ये सारे डीपीज ही हैं। ठीक है, ये सारे डीपी हैं। ठीक है, और अगर आपने सुना होगा कि HDFC वाले जो हो गए, ये अलग अलग जो बैंक्स वगैरह हो गए, वो भी क्या करते हैं? शेयर्स वगैरह को, सिक्योरिटीज वगैरह को खरीदवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करें? वो भी डीपी होते हैं, वो भी डीपी के जरिए एक्ट करते हैं। तो उनके पास भी लाइसेंस है। डीपी बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप डीपी नहीं कहलाओगे। एक स्टॉक ब्रोकर को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक बैंक को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर उसको डीपी का काम करना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि डीपी एक इंसान ही हो, इट कैन बी एनी इंस्टीट्यूशन एज वेल। ठीक है, जिसमें आप अपने शेयर्स को
स्टोर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर, सिंपल। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग की प्रोसीजर क्या होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होती है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लिख देती हूँ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इसको जो याद करना है, जो समझना है, वो सीक्वेंस में याद करना है, जंबल करके याद नहीं करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है, सीधा ही याद करना, रिस्क मत लेना बीच बीच में से याद करने का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी ट्रेडिंग प्रोसीजर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे पहले एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब एक डीपी को सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे को किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं सीधा डिपॉजिटरी के पास तो जाऊंगी नहीं, NSDL CDSL के पास तो जाऊंगी नहीं कि चलो यार मेरा अकाउंट खोल दो, उनके पास तो मैं जाऊंगी नहीं, या खुद तो खोल नहीं लूँगी। मेरे को किसको अप्रोच करना पड़ेगा? मेरे को हार के किसी डीपी, किसी ब्रोकर वगैरह को अप्रोच करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज उनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है ब्रोकर को सेलेक्ट करने से। तो क्या बोला गया है? द इन्वेस्टर हैज़ टू फर्स्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर एंड एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद हिम। तो एक इन्वेस्टर को ब्रोकर है, सब ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है और उसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर होता है उसके साथ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने से पहले क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। ठीक है, उसको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स ब्रोकर भाई को देनी पड़ती हैं, जिसके पैन नंबर हो गया, विच इज़ वेरी मैंडेटरी। ठीक है, और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर नहीं है तो भाई आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। ठीक है, तो जिनका भी नहीं है बनवा लेना जब 18 साल के हो जाओगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप खरीद सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, इंडियन हो या NRI हो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती हैं। ठीक है, और अगर कोई और ब्रोकर है जिसके साथ पहले से ही आपने रजिस्टर किया हुआ है, उसकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, क्लाइंट कोड नंबर, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो क्लाइंट कोड नंबर होता है वो भी। ठीक है, तो फिर ब्रोकर क्या करता है? जब भी ब्रोकर को सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं तो वो ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। मैम डीमैट अकाउंट नहीं खोलता है, वो भी खोलता है, लेकिन शुरुआत किससे होती है? शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वो एक गेटवे होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मतलब एक रास्ता होता है, एक खुला द्वार होता है जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज में एंटर कर रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक गेटवे होता है टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ब्रोकर सबसे पहले क्या करता है? ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है जी? फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी के साथ। मतलब अब डीमैट अकाउंट खुलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ता है। अब वो अकाउंट खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया। उसके बाद क्या होता है? द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर BO अकाउंट विद अ DP। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खुलवाना पड़ता है। वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है फिर वो डिपॉजिटरी के साथ खोलता है। इन्वेस्टर को DP के साथ ही खोलना है। ठीक है, इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ही खोलना है, DP के साथ ही खोलना है। वो जो DP होता है वो डिपॉजिटरी के साथ फिर फर्दर अटैच करता है। ठीक है, तो उसको अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, जो फर्दर डिपॉजिटरी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। इज इट क्लियर? ये 2 स्टेप समझ आए। फिर क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करना होता है। मतलब अगर अब मैं अकाउंट खोल रही हूँ तो सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करूँगी। कौन से ब्रोकर के साथ सेलेक्ट मेरे को मतलब अकाउंट खुलवाना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा। फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट खोलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? मैं उसको बताऊंगी कि मेरे को यार 1000 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने उसको ये बोला, बाय 1000 शेयर, सॉरी 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यार, इतने मेरे पास पैसे नहीं है यार, इतने मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस। ठीक है, मैंने ये बोला कि मेरे को ब्रोकर भाई मैंने DP को ये बोला
कि मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं, किसके, रिलायंस के मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है ब्रोकर के साथ कि उसको इतने शेयर्स खरीदने हैं, इतने शेयर्स बेचने हैं। हो सकता है बाय की जगह सेल भी कर दूं मैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि इंसान खरीदे, हो सकता है वो बेच भी दे, ठीक है। फिर क्या है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसको देने पड़ते हैं कि कितने शेयर्स इसको खरीदने हैं। जैसे मैंने उसको बताया है 100 शेयर्स के खरीदने हैं एट, प्लस उसको ये भी बताना पड़ता है कि मेरे को 1200 रुपये के खरीदने हैं, ठीक है, बताना पड़ेगा मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं, 1200 रुपये के खरीदने हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर प्राइस भी बतानी पड़ती है जिस प्राइस पे आपको खरीदना है या बेचना है। तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, ब्रोकर फिर आगे बढ़ता है, डील के साथ आगे बढ़ता है और इन्वेस्टर को ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप भेज देता है। मतलब उसे ऑर्डर दिया, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, ऑर्डर आईडी मिल जाती है ना, तो वैसे ये क्या, इसको क्या मिलता है, इन्वेस्टर को क्या मिलता है, ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप मिलती है। मतलब उसका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म कर दिया गया है, मतलब ब्रोकर इसके साथ अब आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर दे दिया कि मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के, बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट द रेट एट ₹1200 ईच, ठीक है। मतलब मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के, 1200 रुपये एक की कीमत होनी चाहिए, ठीक है। इधर से मिटा देती हूँ, गूदा गादी लगेगी, फिर आप बोलोगे कि मैम की राइटिंग गंदी, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अब ब्रोकर इसके साथ आगे बढ़ेगा, ये जो ऑर्डर दिया है मैंने इसके साथ आगे बढ़ेगा और जो मेन स्टोर, जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन टर्मिनल है उसके साथ वो आगे बढ़ेगा और जो बेस्ट शेयर रहेगा, मतलब जो बेस्ट प्राइस रहेगी, ठीक है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर को देता रहेगा। और जैसे ही उसको एंड द मोमेंट उसको लगा कि भैया ये प्राइस मिल गई है जो मेरे को इन्वेस्टर ने बोली थी, वो तुरंत उस पर बुक मारना शुरू कर देगा, ठीक है। बताती हूँ, देखो फिर आगे क्या होता है, बताती हूँ उसको एग्जांपल के जरिए और अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी ये वाला स्टेप समझो, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। देखो जब उस कीमत पे शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो जो ब्रोकर क्या करेगा, तुरंत अपने इन्वेस्टर को बता देगा, ठीक है, तुरंत अपने इन्वेस्टर को बता के वो ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप क्या करेगा, इशू कर देगा। देखो क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने अपने ब्रोकर को ये बोला था कि मेरे को 1200 रुपये के शेयर्स खरीदना है, एक शेयर खरीदना है, 100 शेयर्स खरीदने हैं मेरे को, एक की कीमत होनी चाहिए 1200 रुपये, ये मैंने ऑर्डर दिया था। अब उस वक्त, जिस वक्त मैंने ऑर्डर दिया था उस वक्त कीमत चल रही थी 1800 रुपये, ध्यान से सुनना, 1800 रुपये चल रही थी, ठीक है, उस वक्त कीमत 1800 रुपये चल रही थी। एक दिन बाद उसकी 2000 हो गई, 2000 पे क्या मेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कितने पे चाहिए, 1200 पे चाहिए। तीसरे दिन उसकी गिर के 1500 हो गई, 1500 पे भी नहीं चाहिए। अब ये सब बातें ब्रोकर हो सकते हैं मेरे साथ कम्युनिकेट करता रहे, ठीक है। फिर 1300 हो गई, 1300 रुपये पर भी नहीं चाहिए। जैसे ही 1200 हुई, तुरंत ब्रोकर ने मेरे को कॉल लगाया, प्रबलीन मैम 1200 रुपये हो गए हैं, बुक मार दूँ, मैंने कहा बिल्कुल मार दो बुक, ठीक है। तो उसने क्या किया, ब्रोकर ने क्या किया, 100 शेयर्स रिलायंस के बुक कर दिए मेरे लिए, बिकॉज मैंने उसको बोला हुआ था, ठीक है। और मेरे को ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप उसने मेरे को भेज दी, ठीक है। तो मैच द शेयर में क्या होता है, मैच करता रहता है, जिसके ये मैच कर रहा था, इधर देख रहा था भाई 1200 रुपये मेरे को बोला हुआ है, 1800 हुआ, 2000 हुआ, 1500 हुआ, 1300 हुआ। जैसे ही 1200 होता है वो तुरंत बता देता है, वो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इतना समझ आया, सिंपल। फिर आगे क्या होता है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू किया जाता है। मतलब क्या होता है इसमें, देखो, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स। अब जब ये ट्रेड हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है ब्रोकर को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस नोट में होता है कि कितने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं, जिसके मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे, कितनी प्राइस पे खरीदे हैं, कितने डेट एंड टाइम पे, मान चलो 10 नवंबर को, ठीक है, 1200 रुपये के 100 शेयर्स खरीदे 1200 रुपये पे और खरीदे 10 नवंबर को खरीदे और बज रहे थे 1:10, ठीक है। तो वो टाइम भी बताना पड़ेगा, सेकंड भी बताना पड़ता है भाई, सेकंड थे सपोज, सेकंड थर्ड, तो वो टाइम तक सब कुछ आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, एज इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प्स टू डिस्प्यूट और क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि कल को अगर ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में लड़ाई हो गई, ब्रोकर ने बोला मैंने तो बोला ही नहीं था इसको 1200 शेयर्स खरीदने का, मैंने तो बोला ही नहीं था, सॉरी 100 शेयर खरीदने का, मैंने तो बोला ही नहीं था कि इस टाइम पे करे, इसने तो अपने हिसाब से किया। तो ये जो प्रूफ होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ की तरह एक्ट करता है, ठीक है, बचाता है, कोई डिस्प्यूट को सेटल करने में मदद करता है, ठीक है। तो एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन किया जाता है हर ट्रांजैक्शन के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है फिर वो क्या करता है, फिर वो यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन करता है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे प्रिंट होती है। मतलब जैसे ही आपके शेयर्स खरीदे गए, आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, मैंने 100 शेयर्स बोले थे, ब्रोकर ने ऑर्डर कर दिए, ब्रोकर ने उसको बुक कर दिया, तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर दिया जाता है जो हर कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर अब इतना कुछ हो गया, अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह भी इशू हो गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, अब डिलीवरी ऑफ शेयर्स और मेकिंग पेमेंट। अब या तो शेयर्स क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं, या तो पेमेंट होती है। जिसकी फॉर एन एग्जांपल मेरे को शेयर्स खरीदने थे, मेरे को क्या करना था, मेरे को शेयर्स खरीदने थे, तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसलिए पेमेंट करनी पड़ेगी, मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं शेयर्स को बेच रही होती तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को शेयर्स डिलीवर करने पड़ते। अब क्योंकि मैं शेयर्स को खरीद रही हूँ तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो शेयर्स डिलीवर होते हैं या तो पेमेंट दी जाती है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होगा, बेच रहे हो तो फिर वैसा होगा, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बोर्ड। तो इन्वेस्टर को क्या करने पड़ते हैं, शेयर्स को डिलीवर करना पड़ता है अगर वो शेयर्स को बेच रहा है, या उसको कैश पे करना पड़ता है अगर वो शेयर्स को खरीद रहा है। जिसके मैं 100 शेयर्स खरीद रही हूँ तो पैसे मेरे को देने पड़ेंगे तभी खरीद पाऊंगी, है ना। तो ये जो होता है, दिस हैज़ टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange। तो ये तुरंत करना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया गया हो, ठीक है, और बिफोर द डे when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange, या जिस दिन पेमेंट की जा रही है। मान चलो कल मेरे को पेमेंट करनी है, जो मैं 100 शेयर्स खरीद रही हूँ, कल अगर मेरे को पेमेंट करनी है तो फिर मेरे को आज क्या करना पड़ेगा, मेरे को आज ये जो प्रोसेस है ये करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो होता है ये पे इन डे कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को रिसीव करता है, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज को रिसीव करता है ब्रोकर से, ठीक है, इसमें ये होता है। अब इतना समझ आया। फिर क्या होता है, फिर सेटलमेंट साइकिल आती है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स और मेकिंग पेमेंट में क्या होता है, फाइनली जो चीज़ें होती हैं वो सेटल होने लगती है। मतलब पेमेंट करनी है, पेमेंट करो, शेयर्स को डिलीवर करने हैं वो करो, तो ये सेटलमेंट होने लगती है। अब ये सेटलमेंट का साइकिल कैसा होता है अपन वो पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आता लेकिन डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सेटलमेंट का साइकिल कैसे परफॉर्म करता है आइए देखिए। सो कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे। तो पे इन डे पे क्या होता है, या तो कैश पे किया जाता है, या अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हो तो या तो आप कैश पे करोगे, या तो अगर आप बेच रहे हो तो आप सिक्योरिटीज को डिलीवर करोगे पे इन डे पे, ठीक है। जो विच इज बिफोर T+2 days एज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 days। आई होप आपको इतना पता होगा कि जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 days की है। मतलब जो ट्रांजैक्शन उसको ट्रांजैक्शन +2 days, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर फिर आपको सेटल करना है, ठीक है। तो अप्रैल 2023 से जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 days की हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन मंडे, अगर ट्रांजैक्शन मंडे को हुआ है तो पेमेंट वेंसडे के पहले देनी पड़ेगी। मतलब T+2 डे ट्रांजैक्शन डे एंड 2 और मोर डेज। मतलब अगर आपने ट्रांजैक्शन कब हुआ है, मंडे को हुआ है, अगर आपने ये सोचा कि ट्रांजैक्शन अगर आपने शेयर्स को खरीदा है या बेचा मंडे को, तो पेमेंट उसकी वेंसडे के पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। वेंसडे के बाद नहीं देनी पड़ेगी। मंडे को हुआ, ट्यूसडे वेंसडे 2 days, ठीक है। फिर आगे क्या है, ऑन द T+2 डे पे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, शेयर को डिलीवर करता है या पेमेंट करता है। अब क्या हुआ, पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट की, ट्रांजैक्शन हुआ मान चलो मंडे को, ट्रांजैक्शन कब हुआ मान चलो मंडे को, ठीक है। वेंसडे के पहले ट्यूसडे के, ठीक है, या वेंसडे के पहले ट्यूसडे को मैंने पेमेंट कर दी बिकॉज मेरे को शेयर्स खरीदने थे। अब T+2 डे पे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज या तो शेयर को डिलीवर करेगा या पेमेंट करेगा ब्रोकर को, ठीक है। या मतलब क्या करेगा, पेमेंट करेगा ब्रोकर को, जिसने शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, उसको
या जिससे शेयर्स बेचते हैं उसको पेमेंट करेगा, जिसको शेयर्स खरीदने हैं उसको शेयर्स को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, बाय या सेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहलाता है पे आउट डे। पे आउट डे पे क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सिक्योरिटीज को डिलीवर करता है, वो सिक्योरिटीज को डिलीवर करता है ब्रोकर को, ठीक है। पे इन डे में क्या होता था, पे इन डे में क्या होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज होता था वो सिक्योरिटीज को रिसीव करता था ब्रोकर से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पे आउट डे पे क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सिक्योरिटीज को डिलीवर करता है, ठीक है, ब्रोकर्स को। इज इट क्लियर? आई होप अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर जो ब्रोकर होता है उसको पेमेंट करनी पड़ती है इन्वेस्टर को 24 घंटे के अंदर अंदर, जब पे आउट डे हो जाता है, ठीक है। जब शेयर्स या तो डिलीवर हो रहे हैं या जब पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ये करना पड़ता है। इज इट क्लियर? फिर लास्ट पॉइंट ये है कि जो ब्रोकर होता है, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। जो ब्रोकर होता है वो डायरेक्टली शेयर्स की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में ही डाल देता है, जिसके आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। आपके पैसे माइनस प्लस होते हैं, अगर आप निकाल रहे हो तो माइनस होंगे, डिपॉजिट कर रहे हो तो प्लस होंगे। वैसे ही अगर कोई शेयर्स खरीदता है तो उसके ये शेयर्स ऐड हो जाते हैं, अगर कोई बेचता है तो उसके माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रोकर कर देता है। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज डीमैट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डीपी टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज बीओ अकाउंट। तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर को डिटेल्स देनी पड़ती हैं उसके डीमैट अकाउंट की, डीपी को, मतलब जिसमें उसको सिक्योरिटीज की डिलीवरी टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, उसको सिक्योरिटीज की डिलीवरी करवानी है सीधा अपने बीओ अकाउंट या डीमैट अकाउंट में। मतलब बीओ अकाउंट और डीमैट अकाउंट सिमिलर ही है, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। सिंपल है, इस पॉइंट पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपल ही है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। बच्चों क्या होता है, फिर से एक बार इसको रिसाइड करवा देती हूँ। शेयर्स डायरेक्टली नहीं खरीदे जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ब्रोकर के जरिए खरीदे जाते हैं। मैं अपने ब्रोकर को अप्रोच करूंगी और अगर किसी को बेचना है तो वो अपने ब्रोकर को अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर मेरे को खरीदने हैं मैं अपने डीपी के पास जाऊंगी और जिसको बेचते हैं वो अपने डीपी के पास जाएगा। मैंने ये बोला मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, जब वो 1200 रुपये पे हो जाए तो तुम मेरे को बता देना। और जो इंसान बेचेगा, ठीक है, जो इंसान बेचेगा अगर उसको 1200 रुपये पे बेचते हैं तो उसका ब्रोकर वो काम करेगा। फिर हमारे दोनों के जो ब्रोकर्स होंगे ना वो काम करेंगे, ठीक है। जो बेच रहा है मेरे को नहीं पता वो कौन है, ब्रोकर्स आपस में काम करते हैं और ब्रोकर्स फाइनली फिर सेटल भी पूरा कर देते हैं। मेरे डीमैट अकाउंट में मेरे 100 शेयर्स आ जाएंगे और जिसके डीमैट अकाउंट से 100 शेयर्स जाने थे उसके डीमैट अकाउंट में माइनस हो जाएंगे, मेरे में प्लस हो जाएगा और सामने वाले के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कौन है, सपोज मेरा नाम प्रवीण है और बेचने वाला है कोई लड़का जिसका नाम है राज, आई डोंट नो हु इज राज, मैं कनेक्ट नहीं हो रही, हमारे ब्रोकर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकर्स पूरी प्रोसीजर को इधर उधर सेटल करवाते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पे इन डे, पे आउट डे, ठीक है। तो ये यही होता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लो। चलिए गाइस, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सेबी, ठीक है। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, ठीक है। तो ये सेबी क्या है? सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में। देखो पहले क्या हो रहा था ना कि बहुत प्रकार की धांधलियां, फ्रॉड हो रहे थे, कंज्यूमर इन्वेस्टर्स को ठगा जा रहा था, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही थी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे भारत देश की सरकार ने 1988 में, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट्स के फंक्शंस को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए सेबी की स्थापना की, ठीक है। तो सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो सेबी एस्टैब्लिश हुआ था ताकि सिक्योरिटीज मार्केट की हेल्दी एंड ऑर्डरली ग्रो हो, मतलब काफ़ी सही वे में, ऑर्डरली वे में वो ग्रोथ हो, किसी भी प्रकार की धांधलियाँ वगैरह ना हो और इन्वेस्टर्स की जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेबी के क्या उद्देश्य थे। सेबी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इधर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सभी का वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार वगैरह हैं, उनके जो राइट्स वगैरह हैं वो सुनिश्चित रहें, उनके जो इंटरेस्ट वगैरह हैं वो प्रोटेक्टेड रहें एंड सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटेड वे में परफॉर्म हो, ठीक है।
तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर स्टेटेड एज अंडर। अब सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री को क्या करना? सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि वो अच्छे वे में, ऑर्डरली वे में, बिना किसी मेल प्रैक्टिसेस के, बिना किसी भी प्रकार के फ्रॉड के, स्कैम के, ठीक है, इस तरीके से वो ना चले, ऑर्डरली वे में, हेल्दी वे में वो काम करे, ठीक है। फिर क्या करना? जो इन्वेस्टर्स की जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो इंटरेस्ट वगैरह हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, और उनको गाइड करना और उनको शिक्षित करना कि उनके क्या हक हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, अगर कुछ ब्रोकर वगैरह गलत करे तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, ये सब बारे में भी उनको एजुकेट करना, ठीक है। ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना, किसी भी प्रकार की धांधली ना होना। पता चल रहा है शेयर की जो प्राइस है 1000 रुपये, उसको 1800 रुपये बना के बेच रहे हैं। ये सब जो ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस हैं इसको अवॉइड करना, इसको ख़त्म करना और एक बैलेंस अचीव करना किसके बीच में? सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। जो कानून है, जो रेगुलेशन है, उसके और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। ये देखना कि कोई भी चीज़ ओवरलैप्स ना हो जाए, ठीक है। फिर क्या करना है? एक कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना, उसके अकॉर्डिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट को एक प्रिपेयर करना, रेगुलेट करना इंटरमीडिएटरीज के लिए, जिसके ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ठीक है, ताकि वो उसी तरीके से काम करें, ठीक है। और जो चीज़ें हैं उसको कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाया जाए। अगर सभी अच्छे तरीके से काम करेंगे, ऑर्डरली वे में काम करेंगे, तो जो एनवायरनमेंट होगा वो हेल्दी होगा, वो कॉम्पिटिटिव होगा, प्रोफेशनल होगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल वे है, जो प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह हैं, उनको फॉलो करना। इज इट क्लियर? फिर अब हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं सभी के। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली सभी के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है रेगुलेटरी फंक्शंस, मतलब रेगुलेट करना, ठीक है, उसको कंट्रोल वे में चलाना, डेवलपमेंट फंक्शंस। और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उनके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हम शुरू करेंगे हमारे पहले फंक्शन से, जिसका नाम है रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। तो रेगुलेटरी फंक्शन क्या करता है? रेगुलेटरी फंक्शन ये मेक श्योर करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। जितने भी लोग हैं, जिसकी ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, डीपी वगैरह हो गए, इनको रजिस्टर करना। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आगे से वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप भी अगर आप कभी भी फ्यूचर में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि जिस भी ब्रोकर वगैरह के साथ आप डील करने वाले हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको रजिस्टर करवाना। फिर जो स्टॉक बैंकर्स हो गए, मैंने आपको बताया था, जो पैसे को डिपॉजिट करते हैं अपने साथ, जो पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हो गए, अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह और बाकी के ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको रेगुलेट करना, मतलब इनको रजिस्टर भी करना, उनको रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करना, प्लस ये काम कैसे करेंगे उस कंट्रोल्ड मैनर में उनको रेगुलेट करना, ठीक है। किस तरीके से उनको काम करना है ये भी उनके लिए गाइडलाइंस भी प्रिपेयर करनी। रजिस्टर तो करना ही करना, लेकिन उनको रेगुलेट भी करना, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, मतलब अगर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदनी है, टेक ओवर करनी है, तो उसके क्या रेगुलेशन होने चाहिए, मतलब कितना % एक्वायर करना है, ये सारे रेगुलेशंस भी बनाना, ठीक है। फिर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरीज, और इन्फॉर्मेशन को पूछना, ठीक है, जिसके इंस्पेक्शन वगैरह कंडक्ट करना है, इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट करना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करना, ये देखना मतलब चेक करना, वेरीफाई करना, और जो बाकी के अंदर के जितने भी लिंकर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज वगैरह हैं, इनको भी चेक करना, इनको भी वेरीफाई करना, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखना, ठीक है। फिर लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, जो फीस वगैरह हैं, जो चार्जेस वगैरह हैं, वो बताना कितना चार्ज होगा अगर कुछ ये काम करे, कुछ सर्टेन ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। फिर क्या है? परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एज में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो सिक्रा एक्ट के अंदर, सिक्रा कानून के अंदर और भी जितनी भी पावर्स वगैरह हैं, जितनी भी पावर्स हैं, उसको भी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करना, फॉलो करना और परफॉर्म करना, ठीक है। फिर आगे क्या है? फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारा है डेवलपमेंट फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, बेसिकली उसमें रजिस्टर करवाया जाता है, रेगुलेट करवाया जाता है। ये है सेकंड फंक्शन हमारा, डेवलपमेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है? जो सिक्योरिटीज जो मार्केट है उसको डेवलप करवाया जाता है। सो दीज फंक्शंस एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब जो सिक्योरिटीज मार्केट अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो,
डेवलपमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग सुंदर लगनी चाहिए, मतलब कि अंदर से वो मजबूत होना चाहिए, उसकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना, उसके लिए क्या करना, जो सिक्योरिटी मार्केट्स की जो लिंकर्स हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जिसके ब्रोकर्स हो गए, बैंकर्स वगैरह हो गए, इनको ट्रेनिंग देनी कि इनको कैसे काम करना है, ठीक है, इनको क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग देनी। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना, रिसर्च करना कि क्या उनके लिए किया जा सकता है, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। फिर क्या करना, मेजर्स को अंडरटेक करना, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे रेमेडीज लेना जिससे कैपिटल मार्केट डेवलप हो, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करके। इतनी रिजिड अप्रोच को नहीं बनाना जिसको कोई अडॉप्ट ही ना कर पाए, एक ऐसी अप्रोच बनाना जिसको सब अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए, प्लस किसी भी प्रकार के फ्रॉड स्कैम वगैरह ना हो, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन भी हमारा खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन में बेसिकली इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के राइट्स को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो क्या बोला गया है, These functions aim to protect the interest of the investors। ये जो फंक्शन है ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। फिर क्या है, दे इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसमें क्या क्या आता है, जो फ्रॉड और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, मतलब किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं बनानी जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहकावे में आ रहे हैं, ठीक है। फालतू के मैनिपुलेशंस नहीं बनाने। अगर आप हेल्दी वे में स्पेकुलेशन कर रहे हो तो सही है, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल ही बोल रहे हो कि रिलायंस की जो शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपये तक गिर जाएगी, तो ये सब नहीं करना, ठीक है। फिर क्या करना, प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, शेयर्स की जो प्राइजेस होती है उसको फॉल्सली या तो इंक्रीज करके बताना या तो डिक्रीज करके बताना, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार की धांधलियाँ ना करना। फिर क्या है, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग में बच्चों क्या होता है, आपको एक केस स्टडी के जरिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग का ये जो फंक्शन है वो पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है, इसको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, एक व्यक्ति जब किसी भी कंपनी में काम कर रहा होता है और जब वो टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ बहुत कनेक्टेड रहता है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना वो पब्लिक में डाल देता है, ठीक है, या उसको उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बेच देता है, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए में बेच देता है, ठीक है, और उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लीक करके कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस होता है वो बिल्कुल या तो गिरा देता है या तो बिल्कुल ही बढ़ा देता है। ऐसी कंपनी की इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ वो खेलता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी ने ये बोला, अगर कोई रिलायंस कंपनी का कोई टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ कोई बहुत ही कनेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने ये बोल दिया कि मुकेश अंबानी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, उनको कुछ भी हो सकता है, उससे ये इन्फॉर्मेशन किसी और कंपनी को बता दी और किसी और कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उस जो एग्जीक्यूटिव को क्या दिए, लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, ठीक है, और उसने ये इन्फॉर्मेशन बेच दी, उनको बता दी, तो उस दूसरी कंपनी ने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन पूरे मार्केट में फैला दी कि रिलायंस कंपनी के जो ओनर हैं, जो मेन पर्सन है मुकेश अंबानी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही पब्लिक में ये बात फैली, तुरंत क्या हुआ, जो रिलायंस कंपनी की शेयर की जो प्राइस थी वो बिल्कुल दनादन गिरने लगी, है ना। तो ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में फैला देना, किसी को बेच देना, ठीक है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। अगर ऐसी हरकत कोई करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भारी से भारी पेनल्टी लगाई जाए, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाना है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाना है, ये सब करना, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिसेस फेयर हो, लेजिबल हो, उन प्रैक्टिसेस को ही सिक्योरिटीज मार्केट में प्रमोट करना, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये सब करना, ये थे हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वन शॉट की वीडियो में भी मिलेंगे। सो अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बताना। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।